दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कार्यपालिका। तो ये तो हम सब जानते हैं कि हर राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सरकार करती है और इसी सरकार के तीन अंग होते हैं। पहला है विधायिका यानी विधान पालिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। अब ये जो सरकार के तीन अंग है, ये तीनों अंग मिलकर शासन का कार्य करते हैं, जैसे कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं और जनता का कल्याण करने में सहयोग करते हैं। अब हमारा जो संविधान है वो ये तय करता है कि ये तीनों एक दूसरे से तालमेल बनाकर काम करें और आपस में संतुलन बनाए रखें। और इसी संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक दूसरे पर आश्रित होती हैं, क्योंकि विधायिका कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि खुद भी कार्यपालिका से नियंत्रित होती है। तो बस आज की इस वीडियो में हम सरकार के कार्यपालिका के संगठन, संरचना और कार्यों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आखिर कार्यपालिका है क्या। अब बताओ कि किसी स्कूल या विश्वविद्यालय के प्रशासन का प्रमुख कौन होता है या फिर उनका महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेता है। अब दोस्तों ऐसी जो संस्थाएं होती हैं, संगठन होते हैं, इनमें किसी एक पदाधिकारी को निर्णय लेना पड़ता है और उसे लागू करना पड़ता है। बस तो हम इसी क्रिया को प्रशासन या प्रबंधन कहते हैं। मतलब ये कि किसी संस्था या संगठन या ग्रुप का जो मेन पर्सन होता है, मेन लीडर होता है, जो सभी प्रकार के डिसीजंस लेता है, रूल्स बनाता है, उसे ही मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। लेकिन प्रशासन के लिए संगठन के ऊपर एक ऐसा समूह होना चाहिए जो बड़े या नीतिगत निर्णय ले सके और इसके साथ साथ ही होने वाले रोज प्रशासनिक कार्यों की देखरेख और उनमें तालमेल बैठा सके। और ऐसे हर एक बड़े संगठन में कुछ लोगों का समूह होता है, यानी एक ग्रुप होता है। मतलब ये कि उस संगठन में जो लोग होते हैं वही मुख्य प्रशासनिक या कार्यपालिका अधिकारी के रूप में काम करते हैं। जैसे दोस्तों आपने भी बड़ी कंपनियों, बैंकों और औद्योगिक इकाइयों के प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में कई बार सुना होगा। क्या होता है कि उनमें से ही कुछ पदाधिकारी नीति, नियमों और कायदों के बारे में निर्णय लेते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो उसे उस संगठन में लागू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब कार्यपालिका का मतलब उस समूह से, उस ग्रुप से है जो कायदे कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करते हैं। तो सरकार के मामले में भी ऐसा ही होता है। सरकार के मामले में एक संस्था नीतिगत निर्णय लेती है और नियमों और कायदों के बारे में तय करती है, तो दूसरी उसे लागू करने की जिम्मेदारी निभाती है। तो सरकार का वो अंग जो इन नियमों कायदों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है वो कार्यपालिका कहलाता है। मतलब ये कि कार्यपालिका सरकार का वो अंग होती है जो विधायिका के जरिए स्वीकार की गई नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होती है। कार्यपालिका देखा जाए तो नीति निर्माण में भी भाग लेती है और इसका जो औपचारिक नाम है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कई देशों में राष्ट्रपति होता है तो कहीं चांसलर। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा यानी सिविल सेवा के सदस्य भी आते हैं। लेकिन सरकार के जो प्रधान या उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और ये लोग सरकार की सारी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। पहले क्या था कि सरकार के ये जो अंग थे, इनका जो कार्य था वो एक तरीके से विभाजन नहीं था, बटा हुआ नहीं था। इन तीनों के कामों को देखना शासक का काम होता था। लेकिन यहाँ पर अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कार्यपालिका का आधुनिक युग में शक्तियों के पृथक्करण के कारण यानी शक्तियों के विभाजन के कारण महत्व कम हो गया है। इस आधुनिक युग में भी कार्यपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि राज्य के सारे कामों का अंतिम उत्तरदायित्व कार्यपालिका का ही होता है। यहाँ तक कि संसदीय प्रणाली में विधान पालिका में प्रस्तुत होने वाले 90% विधेयक कार्यपालिका ही प्रस्ताव करती है और इसके साथ साथ विधान पालिकाओं में प्रस्तुत होने वाले धन संबंधी विधेयक और बजट भी कार्यपालिका ही तैयार करती है। न्यायपालिका के द्वारा किए गए निर्णयों का क्रियान्वयन भी कार्यपालिका के जरिए ही किया जाता है। इसलिए यहाँ पर साधारण भाषा में अगर हम ये कहें कि कार्यपालिका ही सरकार है तो ये गलत नहीं होगा। गार्नर के अनुसार व्यापक और सामूहिक अर्थ में कार्यपालिका में वो सभी राज्य कर्मचारी और संस्थाएं आ जाती है जिनका संबंध राज्य की इच्छा जो कानून के रूप में प्रकट की गई है को क्रियान्वित करने से है। वहीं गैटेल के अनुसार व्यापक रूप में कार्यपालिका में वैधानिक और न्यायिक अधिकारियों को छोड़कर सभी सरकारी कर्मचारी आ जाते हैं। इनमें सरकार की वो समस्त संस्थाएं सम्मिलित हैं जो कानून के जरिए प्रकट की गई इच्छा को लागू करने में संबंधित है। तो चलिए अब देखते हैं कि कार्यपालिका के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो पहली है स्थायी और राजनीतिक कार्यपालिका। तो पहले इनमें स्थायी कार्यपालिका को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा मतलब उन सरकारी कर्मचारियों से है जो प्रशासन के कार्यों को कार्यान्वित करते हैं और समय समय पर सक्रिय भाग भी लेते हैं, जैसे कि मुख्य सचिव, विभागीय सचिव, निर्देशक, उप निर्देशक, सहायक और लिपिक। ये सारे कर्मचारी स्थायी होते हैं।
जिनकी नियुक्ति और पदोन्नति योग्यता, क्षमता और सेवा अनुसार होती है, क्योंकि इनका जो वेतन है, जो कार्यकाल है, वो राजनीति और चुनाव का प्रभाव नहीं होता और ना ही ये चुनाव में सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं। इनकी जो एक्चुअल स्थिति होती है वो एक कारीगर की तरह होती है, जो राजनीतिक कार्यपालिका की इच्छा अनुसार नीतियों को तैयार करते हैं और फिर उन्हें लागू करते हैं। स्थायी कार्यपालिका को लोक सेवाओं के नाम से भी जाना जाता है। स्थायी और राजनीतिक कार्यपालिका में स्थायी को हमने जान लिया, अब है राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका से मतलब उन अधिकारियों से होता है जिनको जनता के द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ढंग से निश्चित अवधि के लिए चुना जाए। उदाहरण के लिए भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री। अब अगर ये लोग चुनाव हार जाते हैं या फिर इनके खिलाफ विधानमंडल में अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इनको पद से हटा दिया जाता है। तो राजनीति शास्त्र और तुलनात्मक राजनीति में केवल राजनीतिक कार्यपालिका का अध्ययन होता है और इसे अस्थायी कार्यपालिका भी कहा जाता है। अब दूसरा प्रकार है नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका। तो यहाँ पर पहले नाम मात्र की कार्यपालिका को देखते हैं। वो कार्यपालिका जिसके पास कानून या संविधान के जरिए सरकार की सारी शक्तियां प्रदान की गई हो, लेकिन फिर भी व्यवहार में उनका प्रयोग न कर सके, तो ऐसी कार्यपालिका को नाम मात्र की कार्यपालिका कहा जाता है। जैसे इंग्लैंड की महारानी और भारत का राष्ट्रपति। वास्तव में ऐसी कार्यपालिका का अस्तित्व नाम मात्र का ही होता है, क्योंकि सरकार के सारे काम उसके नाम पर तो होते हैं, लेकिन खुद उसे उसके बारे में कोई जानकारी होना जरूरी नहीं होता, क्योंकि शक्तियों के प्रयोग का जो उत्तरदायित्व है वो उसी संस्था का होता है जिसके जरिए इनका प्रयोग किया जाता है, यानी वास्तविक कार्यपालिका का होता है। अब दूसरा वास्तविक कार्यपालिका, वो संस्था जो नाम मात्र कार्यपालिका की शक्तियों को व्यवहार में प्रयोग करती हो, उसे वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो संविधान के द्वारा इसको कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं होती है, लेकिन फिर भी पूरा उत्तरदायित्व इसी का होता है। जैसे भारत के जो राष्ट्रपति हैं, ब्रिटेन की जो महारानी है, वो नाम मात्र के हैं, और भारत और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके जो मंत्रिमंडल है वो वास्तविक कार्यपालिकाएं हैं। अब तीसरा प्रकार है एकल व बहुल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका का मतलब होता है कि जब कार्यपालिका की शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित हो तो उसे एकल कार्यपालिका कहा जाता है। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति और ब्रिटेन की महारानी। और बहुल कार्यपालिका का मतलब ये होता है कि अगर कार्यपालिका की शक्ति दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के पास हो तो उसे बहुल कार्यपालिका कहते हैं। अब चौथा प्रकार है संसदीय और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। अब ये जो संसदीय कार्यपालिका है इसे मंत्रिमंडल प्रणाली भी कहा जाता है। गार्डनर के अनुसार संसदीय कार्यपालिका यानी शासन वो प्रणाली है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद अपनी राजनीतिक नीतियों और कार्यों के लिए प्रत्यक्ष तथा कानूनी रूप से विधानमंडल या फिर उसके एक सदन के प्रति और राजनीतिक रूप से मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी हो, जबकि राज्य का जो अध्यक्ष है वो संवैधानिक या फिर नाम मात्र का कार्यपालिका हो या फिर अनुत्तरदायी हो। क्योंकि देखो क्या होता है कि इंग्लैंड, भारत और जापान की जो संसदीय कार्यपालिका प्रणाली होती है उसमें मंत्रिमंडल और विधान पालिका में बहुत अटूट संबंध होता है, और जो मंत्रिमंडल होता है वो सामूहिक रूप में संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, और जो जनप्रिय सदन होता है वो अविश्वास के प्रस्ताव के आधार पर मंत्रिमंडल को पदच्युत कर सकता है, यानी पद से हटा सकता है। अब ये जो प्रणाली है इसमें राजाध्यक्ष नाम मात्र का पदाधिकारी होता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होती है, इसलिए इसे मंत्रिमंडलात्मक कार्यपालिका भी कहते हैं। जैसे भारत, इंग्लैंड, जापान और कनाडा में संसदीय कार्यपालिकाएं हैं। अब है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। यहाँ पर गार्डनर के अनुसार अध्यक्षात्मक कार्यपालिका वो शासन प्रणाली है जिसमें राज्य का अध्यक्ष और मंत्री अपने कार्यकाल के लिए संवैधानिक तौर पर विधान पालिका से स्वतंत्र होते हैं और अपनी राजनीतिक नीतियों के लिए उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होते। अब इस प्रणाली में जो राज्य का अध्यक्ष होता है वो केवल नाम मात्र का कार्यपालिका नहीं होता, बल्कि वास्तविक कार्यपालिका होता है और संविधान और कानून के द्वारा दी गई शक्तियों को वास्तव में प्रयोग करता है। मतलब ये कि अध्यक्षात्मक कार्यपालिका प्रणाली में जो राज्य का अध्यक्ष होता है वो वास्तविक कार्यपालिका के रूप में होता है। ये जो प्रणाली होती है ये शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित होती है और इसमें मंत्रियों का विधान पालिका के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं होता, और विधान पालिका अविश्वास के प्रस्ताव के जरिए कार्यपालिका को पद से हटा नहीं सकती। और इस अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का सबसे अच्छा उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति।